डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री ऑनर्स में बायोऑर्गेनिक की जो टॉपिक है वो है सोडियम। जैव तंत्र में सोडियम एवं पोटेशियम का रोल। मानव सहित सभी जंतुओं के बाह्यकोश का द्रव यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाने वाला मुख्य धनायन सोडियम आयन है, जो कुछ एंजाइमों को एक्टिवेट करने के लिए जाना जाता है। सोडियम धनायन तुलनात्मक रूप से हानि रहित है, यद्यपि इसकी अधिक मात्रा में उपस्थिति से हाइपरटेंशन अति तनाव की स्थिति हो सकती है। पौधों को दिए जाने वाले पानी में भी सोडियम प्लस आयन की अधिकता पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह पोटेशियम आयन नीली हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी जीवों के लिए क्या है, आवश्यक है। ये कोशिका के अंतरकोशिकीय द्रव इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। सोडियम पोटेशियम आयन मिलके जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो सोडियम और पोटेशियम का, तो ये क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बनाते हैं। इसे साधारणतः सोडियम पंप भी कहा जाता है। सोडियम पंप की जो सोडियम पोटेशियम है, इसकी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप है क्या है। हालांकि आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है, फिर भी सोडियम पंप द्वारा कोश का सोडियम आयनों को अंतरकोशिकीय द्रव से बाह्य द्रव में तथा पोटेशियम आयनों को बाह्य द्रव से अंतरकोशिकीय द्रव में स्थानांतरित कर देते हैं। यानी आपकी जो सेल होती है उसके बाहर इस साइड में और इधर, और एक लेयर अंदर वाले रहेगा इस तरह से, यानी आउटर सेलुलर और इनर सेलुलर। पोटेशियम आयनों को बाह्य द्रव से अंतरकोशिकीय द्रव यानी यहाँ से इस तरह से मूवमेंट होगा, द्रव से अंतरकोशिकीय द्रव स्थानांतरित कर देती है। जैविक क्रिया के एक चक्र में, यानी पूरी जो साइकिल चलती है उसके एक चक्र में बाह्यकोश का द्रव से जितने पोटेशियम आयन आंतरकोशिकीय द्रव में स्थानांतरित होंगे, यानी यहाँ से ये आयन किधर जाएंगे, इनर सेलुलर फ्लूइड में स्थानांतरित, उससे अधिक संख्या में सोडियम प्लस आयन अंतरकोशिकीय द्रव से बाह्यकोशिकीय द्रव में स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी ये कहाँ है, सोडियम प्लस आयन है, ये आपके क्या करेंगे, वापस जो आपके आउटर है, आउटर सेलुलर फ्लूइड में स्थानांतरित हो जाते हैं। फलतः बाह्यकोश का द्रव में धनायनों तथा अंतरकोशिकीय द्रव में ऋणायनों की अधिकता हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कोशिका की भित्ति के इधर उधर विद्युत विभव ग्रेडियंट यानी आपकी क्या चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत विभव ग्रेडियंट तंत्र का सिग्नल, नर्व जो सिग्नल होते हैं जो अपने मस्तिष्क के लिए, उनको ये क्या करता है, सूचना देता है। सिग्नल के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। यह सोडियम पोटेशियम पंप कोशिका के आकार को बनाए रखने में भी सहायक है। ये जो सिस्टम है पूरा, ये जो आपके, ये क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम पंप कोशिका के आकार को यानी उसकी शेप को क्या करेगा, बनाए रखने में
कि ना तो फटे ना ही सिकुड़े नहीं, कि कम हो जाए और ना ऐसा हो कि बड़ी होने के साथ वो फटने की संभावना। इसकी अनुपस्थिति में यदि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा, तो आपकी क्या रहेगा, कोश का जो सेल है इसके अंदर ये क्या जाएंगी, फट जाती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है। इसमें आपके बहुत ज़्यादा, और ये अपने सोडियम की अधिकता सेल के लिए सूटेबल नहीं होती है। इससे क्या होगा, हाइपरटेंशन, अति तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए अपने भोजन में नमक की मात्रा, क्योंकि तो नमक NaCl है तो उसमें सोडियम की मात्रा है वो अपने लिए क्या है, हार्मफुल है। एक निश्चित क्वांटिटी के, यानी पर डे 5 ग्राम के लगभग मानक के रूप में माना है। उससे ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको और कई तरह की, पर मेनली आपके हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की संभावना हो जाती है। दूसरा इसका जो टॉपिक है, क्योंकि अपन ने इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को पढ़ा है, जो कि बहुत आवश्यक, क्योंकि 3 आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वह है आयरन। आपके क्या है, आयरन। इसको फेरम भी बोलते हैं या आयरन, लोहा। जीवों में पाए जाने वाले संक्रमण धातुओं में आयरन सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक विस्तृत रूप से फैला हुआ धातु है। शरीर में इससे अधिक महत्व के केवल 3 धातु थे जो हम अपने पहले पढ़ा है, सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम। आयरन शरीर में ऑक्सीजन परिवहन तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कार्यों को करता है। इसके अतिरिक्त ये मॉलिब्डेनम के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक संजाइमों में भी पाया जाता है। आयरन युक्त प्रोटीनों को पूर्ण रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो क्या है, हीम प्रोटीन, और दूसरी आपकी क्या है, हीम प्रोटीन के अलावा आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रोटीन, यानी दूसरी प्रोटीन आपके आयरन सल्फर ट्रांसफर या प्रोटीन। प्रोटीन मुख्य रूप से काम आती है। इनमें अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण कौन सी है, हीम प्रोटीन, जिसकी हम संरचना को देखेंगे तो इसमें सेंट्रल में आपके क्या है, आयरन Fe, जो कि नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेशन बंध से जुड़ा हुआ है। और इनमें आपके मैथिल, यदि आप इनको वैसे स्टडी करेंगे, भाई ये फर्स्ट है, ये रिंग सेकंड, थर्ड और फोर्थ मानते हैं, तो इनमें क्या काफ़ी सिमिलरिटी है। ये दोनों थर्ड और फोर्थ में तो आपके एल्कीन समूह जुड़ा हुआ है और मैथिल समूह है, जबकि इनमें आपके क्या है, एस्टेट समूह जुड़ा हुआ है और मैथिल समूह फ्री है, जबकि डबल बॉन्ड का अल्टरनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये जो संरचना है, हीम प्रोटीन को अपने 2 भागों में बांटा गया है, माइक्रोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन को भी इन्होंने क्या है, 2 पार्ट में, एक तो आपके क्या है, मायोग्लोबिन, और दूसरा आपके क्या है, जो कि इसमें मुख्य रूप से है, वो है हीमोग्लोबिन। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। मायोग्लोबिन में Mb में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जो ग्लोबिन प्रोटीन है, और एक हीम समूह होता है। ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में 150 से 160 यानी 150 से 160 एमिनो अम्ल समूह होते हैं।
जिनकी वास्तविक संख्या जीव की प्रकृति पर निर्भर करती है। जनरली होते कितने 150 से लेके 160। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन को आप कैसे करते हो MB से, और हीमोग्लोबिन को आप कैसे शो करते हो जनरली HB से। हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन जैसी 4 उप इकाइयाँ होती हैं और इसका कुल अनुभार 64,500 होता है। हीमोग्लोबिन की चारों इकाइयाँ समान होती हैं लेकिन बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। इनमें से 2 इकाइयाँ अल्फा और 2 बीटा होती हैं। इन चारों में से किसी भी इकाई के एमिनो अम्लों का क्रम माइकोग्लोबिन जैसा नहीं होता, लेकिन हीमोग्लोबिन और माइकोग्लोबिन इकाइयों का कुंडलित होकर तृतीय संरचना बनाने का तरीका, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, समान होता है। ग्लोबिन की अल्फा इकाइयों में 141 एमिनो अम्ल होते हैं, जबकि बीटा इकाइयों में 146, यानी अल्फा है उसमें 141 एमिनो एसिड्स, आपके एमिनो एसिड होंगे, और बीटा के कितने होंगे 146 एमिनो एसिड्स होते हैं। हीमोग्लोबिन की प्रत्येक इकाई और मायोग्लोबिन की ग्लोबिन इकाइयाँ इस प्रकार से कुंडलित होती हैं कि उनकी पार्श्व श्रृंखला का स्टेडीन हीम के आयरन परमाणुओं के साथ एक सहसंयोजक बंध बना ले। इस प्रकार आयरन के 6 उपसहसंयोजक संख्या में 5 की संतुष्टि हो जाती है। छठा जो होता है वो अणुओं के साथ संयुक्त होने के लिए रिक्त रहता है, यानी छठा ऑक्सीजन अणुओं के लिए होता है, जो जल के एक दुर्बल बंध द्वारा बंधी रहती है। इस प्रकार ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हीम का आयरन परमाणु तल के एक ओर स्टोडीन से और तल के दूसरी ओर ऑक्सीजन अणुओं के साथ जुड़कर अष्टफलकीय आकार में अपनी 6 उपसहसंयोजक संख्याओं को संतुष्ट कर देता है। अब जब आपने हीमोग्लोबिन हीम की जो प्रोटीन की संरचना देखी है, यदि इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी आपके ये रिंग यहाँ से O2 से जुड़ेगी, और इधर आप इसको इसी संरचना को देखेंगे तो आपके क्या है इस संरचना को यहाँ N और इससे, तो इस तरह से पूरी 5 से, यानी रिंग इस तरह की होती है जो आपकी 5 की होती है। एक में नाइट्रोजन होंगे, दूसरे नाइट्रोजन। तो यहाँ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो ये इसको क्या है संतुष्ट ऑक्सीजन है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के हमारे साथ शरीर में क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है करते हैं, क्योंकि ये क्या काम करते हैं। प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन तथा भंडारण, जिसे निम्न पदों में पूर्ण कर सकते हैं। यानी पद का कहने का मतलब है फेफड़ों में हुई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbO2 बनाएगा, और रक्त परिसंचरण के साथ यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को दे देता है, और उसके बाद मायोग्लोबिन में यह ऑक्सीजन सुरक्षित भंडार के रूप में रहती है। कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए जैसे जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये मायोग्लोबिन उसको क्या करा देता है, उपलब्ध करा देता है। फेफड़ों में गैसों के आंशिक दाब में अंतर के कारण हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है और उसके स्थान पर ऑक्सीजन संयुक्त हो जाती है, जिससे पुनः ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। ये चक्र क्या है लगातार चलता रहता है। और इसकी तरह इसमें और भी कई वो हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। ऑक्सीजन का आंशिक दाब वो किस तरह से डेवलप होता है, उसमें पीएच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि वह किस पीएच का, ऑक्सीजन कितनी संतृप्त है आपकी। तो ये सारी क्या है महत्वपूर्ण ये कड़ी है ये इसकी, जो कि इसको अपने को क्या करती है, इस पूरे उसमें एक रोल अदा करती है। पूरे जो सिस्टम है फेफड़े जो ऑक्सीजन लेते हैं इसको लगातार एक प्रोसेस को करते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त का पीएच कम कर देती है, जिससे Hb और यानी हीमोग्लोबिन और अधिक ऑक्सीजन मुक्त करता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वंदनकारी क्षमता पर पीएच का प्रभाव, जिसको हम क्या कहते हैं बोर प्रभाव। तो पीएच इसकी क्या होती है, ऑक्सीजन की
बंधुता को कम और ज़्यादा कर देती है कि आवश्यकता से। और कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बाहर से मिल जाती है तो ये पूरे सिस्टम को क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। विषैला पदार्थ है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बंध बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन की बंधुता कम हो जाती है और इससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने में असमर्थ रहता है। फलतः ऊतकों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसमें एक जो टॉपिक और है अभी जो नेक्स्ट में इसको देखेंगे, कॉपर और जिंक, क्योंकि वो भी आपके उसमें है, तो नेक्स्ट वाले उसमें अपने टॉपिक में इन पर डिस्कस करेंगे। तो आपके बायो इनऑर्गेनिक में जो मेन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और 2 और हैं आपके तत्व, उन पर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।